Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our brand new series of Economic Survey 2020-21 where we shall discuss each and every chapter of Economic Survey. Now the chapter we are going to discuss today would be chapter number 7 of volume 1. जैसा कि आप जानते हो हम 6 chapters कर चुके हैं already volume 1 के, आज 7वें chapter की बारी है. Now the name of the chapter is Regulatory Forbearance, an emergency medicine not a staple diet. क्लियर ना. इस टाइटल को समझने से पहले ना आपको थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, बिकॉज दिस टर्म रेगुलेटरी फोरबेरेंस इज रिलेटेड टू आरबीआई एंड द बैंकिंग सेक्टर. ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि ये जो सारा चैप्टर होगा ना ये डेडिकेटेड होगा बैंकिंग सेक्टर को कैसे बचाया जा सकता है, स्पेशली ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान. क्लियर. तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, फिर आपके लिए ये पूरा चैप्टर ना केक वॉक हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा समझने को. क्लियर. ऑलराइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सेक्टर से. ब्रीफ में ही मैं बताऊंगा बैंकिंग सेक्टर के बारे में. नाउ जैसे कि आपने अगर हमारे लेक्चर्स देखे हुए हैं इकोनॉमिक्स के, जो हमने सारा कवर करा है पूरा का पूरा इकोनॉमी फॉर यूपीएससी टॉपिक्स, उसमें जब भी मैं बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट करता हूं ना मैं आपको यह बताता हूं हमेशा कि बैंक का मेन काम होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का. अब वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कैसे करता है? लेट्स सपोज ये एक बैंक है, ठीक है. नाउ बैंक की खास बात क्या है, जितने भी सेवर्स है ना, जिन लोगों के पास वेल्थ सेव्ड पड़ी है, जिन लोगों के पास सेविंग्स बहुत ज्यादा पड़ी है, वो अपनी सेविंग्स के साथ क्या करें, उसके लिए बैंक उन्हें अपॉर्चुनिटी देता है कि आप मुझे अपनी सेविंग्स दे दो और उस पर कुछ इंटरेस्ट कमा लो. आपके पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, पर वो कैश पड़ा ही हुआ है, आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे, तो बैंक कहता है उसको पड़ा क्यों रहने दे रहे हो, मुझे दे दो, उस पर मैं आपको कुछ इंटरेस्ट दे दूंगा. राइट. सो जितने भी ये सेवर्स होते हैं ना, ये बैंक को पैसा दे देते हैं. बैंक लेट्स सपोज कहता है कि मैं आपको 4% इंटरेस्ट रेट दे दूंगा. क्लियर. नाउ बैंक ये जो इन्हें इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक अपनी जेब से थोड़ी देगा, बैंक लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन थोड़ी है, बैंक तो प्रॉफिट कमाने बैठा है. राइट, कमर्शियल बैंक है अगर. नाउ बैंक ये जो पैसा बैंक के पास आ गया है, इसका करता क्या है? बैंक आगे लोगों को ढूंढता है जिनको पैसे की जरूरत है, बोरोवर्स. राइट. तो बहुत सारे बोरोवर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है, उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, स्टार्टअप का आइडिया, इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, चीजें खरीदने का आइडिया है, पर उनके पास पैसे नहीं है. तो बैंक उन्हें कहता है कि लिसन बोरोवर्स, आपको पैसा चाहिए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप मुझे चुका देना, पर जो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो होगा, बिना इंटरेस्ट के तो मैं दे नहीं रहा. नाउ बैंक्स क्या करते हैं, बैंक सेवर से डिपॉजिट्स ले लेते हैं और उन्हें देते हैं 4% का इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और बोरोवर्स को लोन दे देते हैं और उनसे चार्ज करते हैं लेट्स सपोज 6% का इंटरेस्ट रेट. ठीक है. तो बैंक्स पैसा ले रहे हैं 4% के इंटरेस्ट रेट पे और आगे दे रहे हैं 6% के इंटरेस्ट रेट पे. तो एक तरह से बैंक 2% का फायदा उठा रहे हैं. राइट. दिस 2% इज नोन एज अ बैंक स्प्रेड. बैंक के स्प्रेड को हम 2% कहते हैं और बैंक इसी से पैसा कमाता है, इसी स्प्रेड से बैंक अपने प्रॉफिट कमाता है. राइट. नाउ बड़ा सिंपल सा लग रहा है, पर आपको पता है बैंक चलाना कोई आसान काम नहीं है. बैंक ना बहुत सारे रिस्क्स रन करता है. अब बैंक रिस्क्स कैसे रन कर रहा है, ध्यान से सुनना ना. ये जो डिपॉजिट्स आ रखे हैं बैंक के पास, ये कई जगहों से आ रखे हैं. राइट. इनमें से कुछ एफडीज होंगी, फिक्स डिपॉजिट्स होंगे, कुछ डिमांड डिपॉजिट्स होंगे. राइट. फिक्स डिपॉजिट होता है लॉक इन पीरियड के साथ कि आपने 2 साल के लिए पैसा फिक्स करके जमा कर दिया, आप निकालोगे नहीं. और डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, आपका पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, जब मन करा आपने एटीएम से पैसे निकाल लिए या बैंक जाके पैसे निकाल लिए. राइट. तो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, आपने बैंक में दिया हुआ है, आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि बैंक ने आप ही के पैसे को आगे लोन आउट कर रखा है. राइट. नो प्रॉब्लम यह है कि बैंक ने लोगों से पैसा तो ले रखा है डिमांड पे कि वो कभी भी निकाल सकते हैं, पर बैंक ने जो आगे लोन दिया हुआ है वो लोन तो अपने टाइम पे वापस आएगा. राइट. सोचने वाली बात है, बैंक ने उसी पैसे को आगे लोन आउट करा हुआ है डिफरेंट लोगों को. क्लियर. नाउ बैंक क्या फेस कर रहा है, बैंक ने आपसे पैसा ले लिया और आप कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हो, पर बैंक ने उसी पैसे को आगे दे दिया और वो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही आएगा. बैंक ने किसी को 5 साल का लोन दे दिया,
बैंक ने किसी को 6 साल का लोन दे दिया, बैंक ने किसी को 2 साल का लोन दे दिया, तो बैंक ने आप ही का पैसा उठा के किसी और को दे दिया, ठीक है। वो पैसा लेट आएगा, पर आप ये पैसा कभी भी मांग सकते हो। मेक सेंस, राइट? तो बैंक का एक मिसमैच सा नहीं है, बैंक बड़ा रिस्क सा नहीं रन कर रहा। कल को बैंक ने आपका पैसा लिया और आगे किसी को दे दिया और आप मांगने आ गए, तो बैंक क्या कहेगा कि यार मैंने तो आपका पैसा आगे दे दिया, जब वो वापस आएगा तब दूंगा। ऐसा कह सकता है बैंक? बिल्कुल नहीं कह सकता। ऐसा कहेगा तो बैंक फेल हो जाएगा, आपको लगेगा मेरा डिपॉजिट सिक्योर ही नहीं है, राइट? तो बैंक ना इसी मिक्सचर पे रन करता है। क्लियर? बैंक अपने ऐसे ही रिस्क कवर करता है, पर ये जो रिस्क है ना, जिसकी मैंने बात बताई है कि बैंक को पैसा देना कभी भी हो सकता है, आएगा एक फिक्स टाइम के बाद, राइट? इसे हम कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। नाउ बैंक जो आपसे पैसा ले रहा है ना, ये एक बैंक की लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि बैंक ने कभी ना कभी तो आपको ये पैसा लौटाना है, राइट? तो आपने जो बैंक को पैसा दिया है, बैंक की लायबिलिटी है वो। ना इस लायबिलिटी से बैंक कैसे पैसा कमाता है? इसी पैसे को उठा के आगे लोन आउट कर देता है। ना ये जो बैंक ने इन लोगों को लोन दिए हुए ना, ये बैंक के हो गए एसेट्स, क्योंकि इन्हीं से तो वो पैसा कमाएगा। एसेट से ही तो आप अपना पैसा कमाते हो। तो बैंक्स जो आगे लोन देता है ना, उसे हम कहते हैं एसेट्स, और बैंक जो आपसे डिपॉजिट्स लेता है उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। ना बैंक की जो लायबिलिटी है वो शॉर्ट टर्म है या ऑन डिमांड है, राइट? ऑन डिमांड है, कभी भी आप निकाल सकते हो। पर बैंक के एसेट्स जो हैं वो तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ये 5 साल बाद पैसा आएगा, ये 6 साल बाद आएगा, ये 2 साल बाद आएगा, राइट? सो डोंट यू थिंक देयर इज अ मिसमैच ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी? तो बैंक सबसे पहला रिस्क तो रन कर रहा होता है, बैंक का है एसेट लायबिलिटी मिसमैच, राइट? ये एक रिस्क है, वहां से पैसा लेट आएगा, ये कभी भी मांग सकते हैं, राइट? एक रिस्क है। रिस्क बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपका पैसा बैंक में सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है। बैंक आपकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं, बैंक अपना रिस्क कवर करते हैं, पर एक रिस्क तो रन कर रहे हैं बैंक। दूसरा रिस्क पता क्या है? कल को बैंक ने मान लो 10 जगह पे लोन दिए हुए, उनमें से 5 लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं। मान लो ये जो बैंक ने 5 साल के लिए जिसको लोन दिया हुआ है, 6 साल के लिए जिसको लोन दिया हुआ है, वो मना कर जाते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं, हम वापस ही नहीं कर सकते, तो वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। अगर ये लोग बैंक को पैसा वापस नहीं करते, तो बैंक डिपॉजिटर्स को कैसे पैसा वापस करेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो लोन दे रहा है वो तो डिपॉजिट्स के पैसे से ही दे रहा है, राइट? तो अगर बैंक के ज्यादातर एसेट्स डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो बैंक को फिर नुकसान है। नुकसान क्या है? कि ये सिर पे खड़े होंगे, हमारा पैसा वापस दो, यहां से पैसा आ नहीं रहा। तो एक होता है आपका डिफॉल्ट रिस्क, साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है? अब आपको समझ आ गया, 2 तरीके के रिस्क हैं बैंक के सामने। एक है आपका एसेट लायबिलिटी मिसमैच का रिस्क, और एक होता है आपका बहुत ही बड़े लेवल का डिफॉल्ट रिस्क। नाउ बैंकिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले कोई भी बैंकर है, उसे पता है ये चीजें होती हैं, फिर भी वो बैंक चला रहा है ना? उसे पता है ये रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। तो जो बैंक्स होते हैं ना, इन रिस्क्स को कवर करने के लिए अपना एक फ्रेमवर्क बना के चलते हैं कि किस हिसाब से लोन देना है, कौन से डिपॉजिट को कहां देना है, कैसे देना है। अगर ये सिर पे आ जाएं डिपॉजिटर्स, तो आपके कौन सी लोन की पेमेंट वापस आ जानी चाहिए। ये सारे रिस्क मैनेज करते हैं बैंक्स, ठीक है? बैंक्स ऑलरेडी इन रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, तभी बैंक सेफ हैं। आपने अपना पैसा अगर बैंक से निकालना है, बैंक मना नहीं कर सकते, कर देंगे तो बैंक ही फेल हो जाएगा, राइट? तो बैंक्स ऑलरेडी इन रिस्क को मैनेज करके चल रहे हैं, और वो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है? एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है। हर बैंक का एक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है, जिसके थ्रू वो ये रिस्क मैनेज करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और चीज आपको बैंक्स के बारे में पता होनी चाहिए। जो बैंक्स होते हैं ना, वो आगे लोन देते हैं और उन्होंने डिपॉजिट्स लिए हुए हैं। एक्सक्यूज मी, और उन्होंने डिपॉजिट्स लिए हैं और वो आगे लोन देते हैं। अब आपको पता है बैंक्स जो लोन देते हैं ना, उस पे डिफरेंट लोन पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं,
राइट जो बहुत ज्यादा सिक्योर बोरोवर होगा ना, जिस पे बैंक को पूरा विश्वास होगा कि ये पैसा हमेशा चुकाएगा, इसका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, उससे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं बैंक्स। लेट्स सपोज बैंक उससे 6% चार्ज कर लेगा, राइट पर जो बोरोवर्स रिस्की होते हैं ना, जो रिस्की काम करते हैं, रिस्की एक्टिविटीज में है, ऐसे बिजनेसेस में है जहां से पैसा कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता, जैसे है ना क्रेडिट स्कोर जिनका कम है, जो रिस्की बोरोवर्स हैं, उनसे बैंक्स ना इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा चार्ज करते हैं, मान लो 10%। ऐसा क्यों होता है? वेल सिंपल सी चीज है, अगर मेरा क्रेडिट स्कोर कम है, मेरे पे विश्वास कम है बैंक को, बैंक मुझे लोन ही नहीं देगा। बैंक कहेगा मैं उसे लोन देता हूं जिस पे मुझे विश्वास ज्यादा है। फिर मैं बैंक को कैसे अट्रैक्ट करूंगा कि मुझे लोन दे? मैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज बोलूंगा कि मैं ज्यादा इंटरेस्ट देने को तैयार हूं। मैं बैंक से पैसे लेने जा रहा हूं, बैंक मुझे कहता है कि आपको नहीं दे रहा, आपका क्रेडिट स्कोर ही खराब है, तो मैं कहूंगा मैं चलो 10% देने को तैयार हूं, राइट तो बैंक दे देगा ज्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में। तो जितनी रिस्की लेंडिंग होती है ना, जितने रिस्की लोन्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट उतना ही ज्यादा होता है, जितना कम रिस्की इंटरेस्ट रेट उतना ही कम। इसीलिए बैंक्स की ना टेंडेंसी होती है कि वो रिस्की लेंडिंग करें, रिस्क लें ज्यादा। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा फायदा हो भी सकता है और नुकसान भी हो सकता है ना। रिस्क का तो मतलब ही यही है, जितना रिस्क लोगे आप, रिस्क मतलब गैम्बल कर रहे हो, फायदा होगा तो बहुत होगा, नुकसान होगा तो गए, राइट तो बैंक्स जनरली ना रिस्की लेंडिंग की तरफ उनकी टेंडेंसी होती है, बैंक्स की रिस्की लेंडिंग की तरफ टेंडेंसी होती है क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पर बैंक जरूरत से ज्यादा रिस्की लेंडिंग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे लोन्स रिस्की कर दिए तो चांसेस हैं कि उनमें से बहुत सारे डिफॉल्ट हो जाएंगे, और अगर डिफॉल्ट हो जाएंगे तो डिपॉजिटर्स को क्या जवाब दोगे, राइट इसीलिए बैंक्स अपना पोर्टफोलियो जो मिक्स ऑफ लोन्स हैं उसमें बैलेंस रखता है, कुछ रिस्की लोगों को दे देता है, कुछ सेफ लोगों को दे देता है। गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट तो कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी और गवर्नमेंट में इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। तो ऐसे पोर्टफोलियो मैनेज करके रखता है बैंक, अपना रिस्क प्रोफाइल मैनेज करके रखता है, राइट रिस्की लेंडिंग की तरफ उसकी टेंडेंसी होती है, पर फिर भी ना वो मैनेज करके चलता है, कुछ रिस्की कर दिया कुछ सेफ कर दिया, ताकि अगर रिस्की वाले खराब भी होंगे तो भी सेफ से इतना पैसा आ जाएगा कि डिपॉजिटर खुश कर दोगे आप। मेक सेंस? ठीक है, ये बेसिक्स बता रहा हूं मैं बैंकिंग के। नाउ अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो आरबीआई है ना, उसका काम है बैंक को रेगुलेट करना, और आरबीआई का मेन काम है कि बैंक्स की मतलब कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। कल को अगर कोई भी बैंक फेल हो जाता है तो कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। कल को कोई भी बैंक फेल हो जाता है तो ये बेचारे डिपॉजिटर्स रोने लग जाएंगे, जैसे येस बैंक के साथ हुआ था, है ना। तो आरबीआई का मेन काम है कि बैंक को फेल नहीं होने देना, क्योंकि बैंक्स अगर फेल हो गए तो भाई साहब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ जाएगा आपका, राइट तो इसीलिए आरबीआई ने ना कुछ चीजें मैंडेटरी रखी हुई हैं बैंक्स के लिए। आरबीआई ने बोला है कि देखो कुछ लोन्स तो हमेशा ही डिफॉल्ट होंगे, बैंक का एक्सपर्टीज वहां है कि वो अपने नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स कम से कम रखे। देखो हमेशा ऐसा तो होगा, कभी भी किसी बैंक के 0 डिफॉल्ट तो होंगे नहीं, कुछ लोन्स तो कभी वापस नहीं आएंगे, कुछ लोन्स नहीं आएंगे, राइट पर एक बैंक को कोशिश ये करनी है कि उसके मिनिमम नंबर ऑफ लोन्स डिफॉल्ट करें, ठीक है, कम से कम रखे उस नंबर को। पर ये तो है डिफॉल्ट रिस्क तो रन कर ही रहे हो आप ना, उस डिफॉल्ट रिस्क का खामियाजा डिपॉजिटर्स ना भुगतें, तो आरबीआई ने मैंडेटरी रखा हुआ है कि बैंक को कुछ कैपिटल अपने पास रखनी है। कुछ कैपिटल मतलब पैसे साइड पे रखने हैं कि कल को इनमें से कुछ नहीं आता, इनमें से कुछ फेल हो जाते हैं, तो इस कैपिटल को यूज करके आप डिपॉजिटर्स या जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं उन्हें पूरा करो। तो आरबीआई ने कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं। अगर आपने बैंकिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, राइट एसएलआर भी बैंक बोलता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैसे ही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल। बैंक को आरबीआई बोलता है कुछ कैपिटल आपने साइड पे रखने हैं, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, जो पैसा आप कमा रहे हो, जो आपके पास पैसा पड़ा है, जो डिपॉजिटर का नहीं है आपका है, वो आपने कुछ साइड पे रखना है। बाकी जो उसके ऊपर पैसा है वो आप प्रॉफिट के तहत शेयर कर लो, प्रॉफिट के तहत ले लो, पर कुछ पैसा आपने साइड पे रखना है ताकि आप अपना डिफॉल्ट रिस्क कवर कर सको, राइट एक तो ये है। दूसरी चीज बैंक्स पता है क्या कहते हैं, आरबीआई क्या कहता है बैंक्स को, आरबीआई कहता है बैंक्स को करनी है प्रोविजनिंग।
अब प्रोविजनिंग क्या होती है, बैंक प्रोविजनिंग क्या होती है? अगेन रिस्क कवर करने के लिए ये होती है। क्या होती है प्रोविजनिंग? ध्यान से सुनना। क्या होता है, बैंक ना लोन्स देता है और आप जानते हो उन लोन्स को हम क्या कहते हैं? बैंक के एसेट्स। ठीक है, जो बैंक लोन देता है उन्हें हम एसेट्स कहते हैं ना। एक तो होते हैं आपके स्टैंडर्ड एसेट्स कि आपने लोन दिया हुआ, वो टाइम पे उसकी पेमेंट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे होते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स, जिनकी पेमेंट आनी बंद हो गई है या रुक गई है, थोड़ी कम हो गई है या इरेगुलरली आ रही है, आपको डर है कि इससे पेमेंट आनी बंद हो सकती है फ्यूचर में, आप उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कह देते हो। और तीसरे तो आपको पता ही है, सबने इतना नाम सुना हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जिस बंदे को आपने लोन दिया उसने कह दिया मैं तो वापस नहीं चुका सकता सर, मेरा तो हो गया, राइट, उसे हम कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। नाउ बैंक्स को यह बोला जाता है कि जब भी आप किसी को लोन देते हो ना, तो आपने लेट्स सपोज बैंक ने किसी को 100 रुपीज का लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो बैंक को बोला जाता है कि आप अपने पुराने लोन से जो प्रॉफिट्स आए हैं ना, जितने भी आपके प्रॉफिट्स आए हैं अभी तक, उन प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट इस लोन के साइड पे रख दो। लेट्स सपोज बैंक्स के पास ना पुराने प्रॉफिट पड़े हुए थे, उसमें से बैंक्स ने ना 40 रुपीज निकाल लिए उन प्रॉफिट्स में से। जो बैंक के पास कैपिटल पड़ा हुआ था ना, पैसा पड़ा हुआ था, उसमें से 40 रुपए निकाल लिए और इस 100 रुपए के लोन के साइड पे रख दिए, ताकि कल को ये 100 रुपए ना आए, कल को जिसको आपने 100 रुपए दिए हैं वो पैसे नहीं पे कर पाता, तो आपने 40 रुपीज तो आपने साइड पे रखे, आप कम से कम 40 रुपीज तो निकाल लोगे उससे नहीं निकाल रहे, पर आपने इस एसेट के साइड पे 40 रुपीज रख दिए कि कल को ये पैसा वापस नहीं आता तो कम से कम आपके पास 40 रुपीज तो हैं एज अ कवर, एज अ सिक्योरिटी फॉर दिस एसेट, राइट। इसे प्रोविजनिंग कहते हैं हम। बैंक्स को अपने प्रॉफिट्स या कैपिटल में से पैसा निकाल के लोन्स के साथ रखना होता है, जो पैसा दिया हुआ है आपने उसके साइड पे रखना होता है। नाउ आपने कितना पैसा साइड पे रखना है अपनी कैपिटल में से, यह डिपेंड करता है आपके एसेट की क्वालिटी क्या है, लोन की क्वालिटी क्या है। अगर आपका एसेट स्टैंडर्ड है, राइट, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा, अगर आपका एसेट सही चल रहा है तो आपको कम पैसा साइड पे रखना है। क्यों? 10 रुपीज रख दोगे आप साइड पे, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पैसा वापिस ही आएगा, तो ज्यादा साइड पे रखने की जरूरत नहीं है, इसकी रिस्क कम है ना, ये पैसा वापस ही आएगा, तो टेंशन नहीं है, थोड़ा ही साइड पे रखो, कम कैपिटल में से निकालो। अगर आपका सब स्टैंडर्ड है तो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, और अगर आपका एनपीए ही क्लासिफाई कर दिया आपने, तो जब तक आप अमाउंट रिकवर नहीं करते, जब तक आप ये 100 रुपए रिकवर नहीं करते और ये एनपीए है, आपको ज्यादा अमाउंट साइड पे रखनी पड़ती है, 70 रुपए साइड पे रखने पड़ते हैं कि कल को 100 के 100 रुपए वापस नहीं आए तो चलो हमने 70 रुपए साइड, मतलब इसको सिक्योर करने के लिए रखे तो हैं, राइट। आ गए तो ये 70 रुपए तो पहले ही आपका प्रॉफिट था, आप और मतलब बढ़िया हो जाएगा, पर अगर नहीं आए तो आपने रिस्क कवर करने के लिए साइड पे रख दिए, राइट। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा आपके एसेट का, अगर वो एनपीए होगा तो ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, अगर वो स्टैंडर्ड है तो कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, राइट, मेक सेंस, ठीक है। तो ये चीज होती है बैंक प्रोविजनिंग। दो चीजें हैं, रिस्क कवर करने के लिए आरबीआई आपको बोलता है कि एक तो आप मिनिमम अमाउंट ऑफ कुछ कैपिटल रखो साइड पे, और दूसरा आप प्रोविजनिंग करो, और मैंडेटरी रखा हुआ है, ठीक है, मेक सेंस, क्लियर। नाउ अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर हम रेगुलेटरी फोरबियरेंस पे जाएंगे और फिर आपको चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना है, ये जो मैं करा रहा हूं ना चैप्टर की स्टार्टिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये तो आपको समझ आ गया बैंक ऐसे करना पड़ता है बैंक को रिस्क कवर करने के लिए। नो मेरा आपसे सवाल है, कभी भी एनपीए अगर हो जाता है या बैंक ने जिसको लोन दिया है वो इंसान ये कह दे कि यार मुझसे ना चुकाया नहीं जा रहा है, क्या हो गया है कि मैंने आपसे सर लोन तो लिया हुआ है, मान लो मैंने इंडियन बैंक से लोन लिया हुआ है, और इंडियन बैंक से जो मैंने लोन लिया हुआ है ना उसकी मेरी मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं 100 रुपीज, मुझे हर महीने 100 रुपए बैंक को देने हैं। अब मैंने इसलिए लोन लिया था, मैंने सोचा था मैं बैंक से लोन लूंगा, अपने बिजनेस में लगाऊंगा, और उस बिजनेस से मुझे मंथली इनकम होगी 150 की, उसमें से 100 रुपए मैं बैंक को दे दूंगा, 50 रुपए मेरा प्रॉफिट,
राइट? पर मेरा बिजनेस चला ही नहीं, मेरा बिजनेस नहीं चला, तो आज मुझे कितनी इनकम हो रही है? सिर्फ 70 रुपीज की इनकम हो रही है। अब मैंने बैंक को इंटरेस्ट पे करना 100 रुपीज, इनकम मेरी 70 रुपए की हो रही है, तो मैं कैसे दे पाऊंगा? मैं नहीं दे पाऊंगा, राइट? क्योंकि मेरा बिजनेस ही नहीं चल पाया, है ना? तो मैं बैंक के पास जाता हूं, उन्हें सारा बताता हूं कि सर ये हो गया, इसलिए मैं एनपीए बनता जा रहा हूं, इसलिए मैं सबस्टैंडर्ड एसेट हो गया हूं। तो बैंक पता क्या करेगा? बैंक कहेगा ठीक है, फिर ना हम आपका ना लोन रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, लोन हम आपका रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। आप महीने की 100 रुपए पेमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी इनकम 70 रुपए है, तो लेट्स सपोज हम आपका लोन रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है? फिर आप शायद पे कर पाओगे ना। लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? बड़ा क्रूड सा बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे बहुत टेक्निकल भी हो जाता है लोन रीस्ट्रक्चरिंग, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, पर बेसिक सा एग्जांपल दूं। लेट्स सपोज मैंने बैंक से पैसा लिया हुआ था, ठीक है, और मुझे ना फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स हर महीने 100 रुपीज का इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी। फॉर 5 ईयर्स 100 रुपीज की मुझे हर महीने इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी, और मुझे होप थी क्योंकि मैं कमाऊंगा ही 150 तो मैं दे दूंगा, पर अब मैं कमा रहा हूं 70 रुपीज। तो बैंक पता क्या कहता है? बैंक कहता है चलो ठीक है, फिर हम डील चेंज कर देते हैं, पैसे आप हमें उतने ही ओ करते हो, उतना ही पैसा आपको ओ करना पड़ेगा, या कम भी ओ करना पड़ सकता है, वो रिस्ट्रक्चरिंग पे डिपेंड करता है। पर हम ऐसा कर देते हैं कि अब आप 5 साल में पूरा पैसा वापस ना करो, अब आप 10 साल में कर देना, और हर महीने हमें 50 रुपीज दे देना इंटरेस्ट पेमेंट के नाम पे। टाइम पीरियड डबल कर दिया, पेमेंट आधी कर दी इंटरेस्ट पेमेंट। अब तो आप दे सकते हो क्योंकि आप 70 रुपए कमा रहे हो, 50 हमें दे देना, 20 रुपीज अपने पास रख लेना, राइट? मेक सेंस? बड़ा ही बेसिक सा एग्जांपल है ये, वैसे बहुत टेक्निकल होता है रिस्ट्रक्चरिंग। तो बैंक ने आपका ना लोन रीस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है? जैसे ही बैंक ने आपका लोन रीस्ट्रक्चर कर दिया, पहले आप इंसॉल्वेंट हो रखे थे। इंसॉल्वेंट मतलब फाइनेंशियल हालत खराब है, आप अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकते, इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। बैंक ने लोन रीस्ट्रक्चर इसलिए करा ताकि आप सॉल्वेंट हो जाओ, आपकी कंपनी भी चलती हो जाए, आपकी कंपनी भी चलने लग जाए, और हमें भी पैसा आ जाए, राइट? हमारा भी एसेट एनपीए ना हो। तो एनपीए को बचाने के लिए आप ऐसा कर देते हो, क्लियर? पर इसका मतलब ये नहीं है बैंक का रिस्क खत्म हो गया, ये इंसान पैसे कमा नहीं रहा इसलिए आपने रिस्ट्रक्चर कर दिया, पर ये इंसान अभी भी रिस्की है, राइट? तो आरबीआई ने पता क्या कहा हुआ है? आरबीआई ने कहा हुआ था कि जब भी आप लोन रिस्ट्रक्चर करोगे ना, जब भी आप लोन रिस्ट्रक्चर करोगे, आपने उस एसेट को, उस लोन को क्लासिफाई कर देना है एनपीए। उसको एनपीए की कैटेगरी में जरूर रखना है, एनपीए की कैटेगरी से नहीं निकालना, ठीक है? अगर आप कोई लोन रिस्ट्रक्चर करते हो उसे एनपीए की कैटेगरी में जरूर रखना, ठीक है? अब इससे होगा क्या? अगर बैंक इसे एनपीए की कैटेगरी में रखेगा तो अभी हमने करा है कि उसे ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, याद है ना? स्टैंडर्ड एसेट के लिए कम प्रोविजनिंग थी, सब स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा, और एनपीए के लिए बहुत ज्यादा, तो उसे बहुत ज्यादा पैसा इस लोन के साथ साइड पे रखना पड़ेगा अगर वो इसे एनपीए कैटेगराइज करता है। अगर वो इसे सब स्टैंडर्ड कैटेगराइज करता है तो कम करना पड़ेगा। मेक सेंस? ठीक है, बनती है बात, क्लियर? तो रीस्ट्रक्चरिंग में आरबीआई ने बोला कि आपको एनपीए ही क्लासिफाई करना पड़ेगा और ज्यादा अमाउंट प्रोविजनिंग में साइड पे रखना पड़ेगा। और बैंक्स को यह बुरा भी लगता है क्योंकि उनका कैपिटल इतना सारा था, अब उसी कैपिटल और प्रॉफिट्स में से निकाल के साइड में प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। बैंक को प्रॉब्लम है इस चीज से, रीस्ट्रक्चरिंग से। पर आरबीआई ने कहा देखो हमारे लिए रिस्क कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप रिस्क ले रहे हो ना, जिसके पैसे से ले रहे हो, ये आपका पैसा नहीं है, ये डिपॉजिटर्स का पैसा है, इसलिए रिस्क तो कवर करना ही करना है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम रेगुलेटरी फोरबियरेंस पे। What is regulatory forbearance? ये जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, रिस्क कवर करने के लिए, डिपॉजिटर्स को बचाने के लिए, कि आपने मिनिमम इतनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना है, मिनिमम इतना एसएलआर रखना है, आपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इतना आपने कैपिटल साइड पे रखना है, इतनी प्रोविजनिंग करनी है। ये सारे आरबीआई के रूल्स हैं और इन्हें आरबीआई की रेगुलेशंस मानते हैं। अब मान लो पूरी इकोनॉमी में ना क्राइसिस आ जाता है, पूरी इकोनॉमी, जैसे कोविड-19 आ गया, कोविड-19 की वजह से क्राइसिस आ गया, सारे बिजनेसेस बंद हो गए। अच्छा, जब बिजनेसेस बंद हो जाते हैं तो बैंक को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि बैंक्स ने जिनको लोन दिया हुआ था, अगर उनके बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो बैंक को वो पे कैसे करेंगे?
राइट? तो डोंट यू थिंक जब कोविड-19, जब इकोनॉमी में रिसेशन, गंदा एक वो आता है, प्रॉब्लम आती है, तब एनपीए बढ़ने लग जाएंगे। और बैंकों की गलती भी नहीं है इसमें। बैंक अगर अपना रिस्क अच्छे से नहीं मैनेज कर रहे अच्छे टाइम्स में, अच्छे इकोनॉमिक टाइम्स में, तो आरबीआई कहता है आप ही की गलती है। पर अगर बैंक की गलती नहीं है, पैंडेमिक ही आ गया, कोविड-19 क्राइसिस ही आ गया, तो बैंक की गलती नहीं है। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इन रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, बैंक्स को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए। बैंक्स को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए रूल्स को थोड़ा रिलैक्स कर देता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम कर देगा, ठीक है? प्रोविजनिंग, जो मैंने अभी बताया था, बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है कि अगर आप लोन रिस्ट्रक्चर करोगे तो उसे एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा। बैंक कह देता है, आरबीआई कह देता है नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे सबसे बड़ा रेगुलेटरी फोरबेरेंस का मतलब क्या है? रूल्स को रिलैक्स करना, रेगुलेशंस को रिलैक्स करना ना। सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्या है? क्योंकि एनपीए बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, राइट? तो बहुत सारे बैंक रीस्ट्रक्चरिंग्स करेंगे, राइट? क्योंकि अब बहुत सारे लोग पे नहीं कर पाएंगे ना बैंक को, तो बैंक्स को रीस्ट्रक्चरिंग्स में जाना पड़ेगा नो। जितनी ज्यादा आप रीस्ट्रक्चरिंग्स करोगे उतने ही लोन्स को आपको एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप एनपीए क्लासिफाई करोगे, प्रोविजनिंग बढ़ जाएगी आपकी, आपको अपने प्रॉफिट्स में से, कैपिटल में से प्रोविजंस डालने पड़ेंगे इतने सारे, राइट? प्रोविजंस डालने पड़ेंगे, प्रोविजंस बहुत सारे डालने पड़ेंगे, आपको नुकसान होने लग जाएगा। तो इस मौके पे, मौके की नजाकत को समझते हुए आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है चलो हम ना रिलैक्स कर देते हैं। अब अगर आप लोन रिस्ट्रक्चर करते हो किसी का, तो आपको उसे एनपीए क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आपको उसे एनपीए क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको ज्यादा प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास एडिक्वेट कैपिटल रहेगा अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बैलेंस शीट ठीक रखने के लिए, तो आपके पास कैपिटल भी ठीक रहेगा। मेक सेंस? तो रेगुलेटरी फोरबेरेंस का मतलब क्या है? रूल्स की रिलैक्सेशन। और रूल्स की रिलैक्सेशन तब होती है जब टाइम्स ही खराब चल रहे हैं, बैंक्स को थोड़ा अपने रिलैक्सेशन स्पेस दे दिया। क्लियर? ये था जी लंबा चौड़ा बैकग्राउंड। अब चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। ये चैप्टर क्या कह रहा है? ये चैप्टर कह रहा है देखो कोविड-19 आ गया, उस चक्कर में आरबीआई ने रेगुलेटरी फोरबेरेंस कर दी, बैंक्स को ब्रीदिंग स्पेस दे दिया, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड था, उनकी गलती नहीं थी कि इतने सारे एनपीएस बढ़ेंगे, इतने सारे बिजनेसेस डिफॉल्ट करने लग जाएंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी इतनी सारी, राइट? तो उनकी गलती नहीं थी, तो आपने रेगुलेटरी फोरबेरेंस कर दिया। पर यह इकोनॉमिक सर्वे कहता है आरबीआई को कि ध्यान रखो, ये जो रेगुलेटरी फोरबेरेंस है ये इमरजेंसी मेडिसिन है। जब तक क्राइसिस है तब तक रखना इसे नॉर्म ना बना देना, इसे स्टेपल डाइट ना बना देना। स्टेपल डाइट का मतलब ये इमरजेंसी मेडिसिन है, स्टेपल डाइट नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब क्राइसिस ठीक हो जाए ना, ये रेगुलेटरी फोरबेरेंस हटा देना। अब ऐसा क्यों वार्निंग दे रहा है? ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर आप क्राइसिस खत्म होने के बाद भी रेगुलेटरी फोरबेरेंस नहीं हटाओगे, चलो बैंक्स को कमाने दो, मजे करने दो, और अगर आप ऐसा करोगे तो इतना बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, इतने नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होंगे कि पूरी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में 5-6 साल बाद बहुत बुरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। और ऐसा ये कैसे बोल रहा है? ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि रेगुलेटरी फोरबेरेंस पहले भी करी हुई है। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, ग्लोबल रिसेशन आ गया था, तब आरबीआई ने हमारे इंडिया के बैंक्स के लिए रेगुलेटरी फोरबेरेंस कर दी थी। नाउ इंडिया की बैंक्स की सिचुएशन 2009 में खराब हो गई थी, पर 2011 तक आते आते सही हो गई थी। तब आरबीआई को रेगुलेटरी फोरबेरेंस हटा देनी चाहिए थी, पर आरबीआई ने फिर भी रेगुलेटरी फोरबेरेंस नहीं हटाई। 2011 में हटा देनी चाहिए थी, पर आरबीआई टुक टाइम, और आरबीआई 2015 तक इसे ऑन रखता है, रेगुलेटरी फोरबेरेंस तक को, इमरजेंसी मेडिसिन को स्टेपल डाइट बना देता है। और इसी वजह से क्या होता है, हमारे कंट्री में बैंकिंग सेक्टर पे और प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब वो कैसे आई हैं, क्यों आई हैं? रेगुलेटरी फोरबेरेंस एक्सटेंड करने से प्रॉब्लम क्यों आती है, वो वही चैप्टर का सार है, वही चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। पर ये कह रहा है कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हो जाए, रेगुलेटरी फोरबेरेंस हटा दो। नहीं हटाओगे तो आज जो बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस है ना, कोविड-19 से पहले ही आ गया था, वो इसी की देन है कि आपने रेगुलेटरी फोरबेरेंस टाइम पे हटाई नहीं थी। और अगर कोविड-19 में जो आपने रेगुलेटरी फोरबेरेंस करी है वो भी टाइम पे नहीं हटाओगे, तो फिर 5-6 साल बाद 2027 में एक और क्राइसिस आ जाएगा बैंकिंग सेक्टर का, राइट? तो टाइम पे हटा देनी चाहिए। और ये किस बेसिस पे आर्गुमेंट दे रहा है अपना?
ये पास्ट हिस्ट्री पे एग्जांपल आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि पहले भी हमने करी थी और टाइम पे हटाई नहीं थी, ये हाल हो गया। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अब फिर से हमने रेगुलेटरी फोरबेरेंस लगा दिया कोविड-19 की वजह से, जो लगानी थी, बिल्कुल बनता है, लगानी बनती है, पर उसे टाइम पे हटा देना, ठीक है। और इसी पे ही हमारा कोट है, जॉर्ज सांटायाना स्पेनिश फिलोसोफर का कोट है, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो हिस्ट्री से नहीं सीखते, हम 2008 से 15 तक का रेगुलेटरी फोरबेरेंस पीरियड से नहीं कुछ सीखते, तो हम फिर रिपीट करेंगे और फिर बैंकिंग सेक्टर को जेपेडी में डाल देंगे। क्लियर, मेक सेंस, ठीक है। तो ये है ना, व्हाट इज रेगुलेटरी फोरबेरेंस हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स में कर लेना। एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी फोरबेरेंस के 2008 में जो हम रेगुलेटरी फोरबेरेंस लेके आए थे उसमें क्या क्या था वो देख लेना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन दी थी, फटाफट पढ़ लेते हैं। द करंट रेगुलेटरी फोरबेरेंस ऑन बैंक लोन्स हैज बीन नेसेसिटेटेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। This chapter studies the policy of regulatory forbearance adopted following 2008 global financial crisis, है ना, to extract important lessons for the current times कि अभी हमें कैसे रेगुलेटरी फोरबेरेंस को चलाना चाहिए। रेगुलेटरी फोरबेरेंस फॉर बैंक्स इन्वॉल्व रिलैक्सिंग द नॉर्म्स फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एसेट्स। हम कर ही चुके हैं डिस्कस कि रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे पहले आपको एनपीए क्लासिफाई करके ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी, आपने वो रिलैक्स कर दी, where restructured assets were no longer required to be classified as NPA and therefore did not require the levels of provisioning that NPAs attract, है ना, वही लिखा हुआ है जो हमने बात करी अभी। The lessons from forbearance period applied after 2008 GFC gives us ample policy lessons on how to go about the current forbearance period। इससे हमें सीखना चाहिए कि अब कैसे forbearance regime को अप्लाई करें। The survey argues that regulatory forbearance is like an emergency medicine that should be discontinued when the financial situation turns to normal। जब ठीक हो जाए हटा दो, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। क्लियर, जैसे आप पेन किलर्स खाते हो, जब आपको दर्द होती है तो आप पेन किलर्स खाते हो इमरजेंसी में, पर अगर आप पेन किलर्स के एडिक्ट हो जाओ तो आप ड्रग एडिक्ट हो जाओगे, राइट, वो नहीं करना है। ऑलराइट, इमरजेंसी मेजर्स सच एज फोरबियरेंस प्रिवेंट स्पिल ओवर ऑफ फेलियर्स। ये पॉइंट कह रहा है कि ये जो रेगुलेटरी फोरबियरेंस है ये जरूरी है क्योंकि उस समय फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर को बचाना जरूरी है, पर जब बचा लिया तब तो हटा दो, तब नहीं हटाओगे तो प्रॉब्लम है, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं, पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो सकती है। ऑलराइट, मेक सेंस। नाउ परवर्स इंसेंटिव फॉर फोरबियरेंस, इसका मतलब क्या है? देखो ये चैप्टर पता है क्या आर्ग्यू करता है, ये कहता है कि जब तक इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है ना, इमरजेंसी है, तब तक रेगुलेटरी फोरबियरेंस रखो, बैंक्स पे ढील रखो, ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन डालने की जरूरत नहीं है। पर जब इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप रेगुलेटरी फोरबियरेंस रखते हो ना, तो बैंक्स के जो लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो मैल प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं, वो डिपॉजिटर्स के बिहाफ पे रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, जिसका खामियाजा डिपॉजिटर्स को भुगतना पड़ेगा। बैंक्स की स्टेबिलिटी के लिए वो मतलब रिस्क ज्यादा लेने शुरू कर देते हैं। जब आप रेगुलेटरी फोरबियरेंस अपने निर्धारित समय से ज्यादा देर तक चलाओगे, इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होने के बाद भी चलाओगे, तो बैंक्स में मैल प्रैक्टिसेस, बुरी प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी। उसका कारण पता है क्या? उसका कारण यह है कि इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होने के बाद रेगुलेटरी फोरबियरेंस ना बैंक्स को मैल प्रैक्टिस करने का इंसेंटिव देती हैं, उनकी मैनेजमेंट को इंसेंटिव देती हैं। अब इंसेंटिव क्या है? ये दोनों बॉक्सेस देखना। मान लो एक रेजीम है जिसमें कोई फोरबियरेंस नहीं है, कोई रेगुलेटरी फोरबियरेंस नहीं है, रेगुलेटरी फोरबियरेंस खत्म हो चुकी है, ठीक है। नाउ एक चीज, ये दोनों चीजें स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। बैंक्स के सामने जब भी ऐसा सिचुएशन आती है ना कि ये पर्टिकुलर एसेट एनपीए होने वाला है, कोई भी एसेट अगर एनपीए होने वाला होता है ना, तो बैंक रीस्ट्रक्चर करते हैं ना। बैंक्स ना सब एनपीएस को रीस्ट्रक्चर नहीं करते। बैंक पता क्या देखते हैं? बैंक देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एसेट है, ये जो पर्टिकुलर लोन है, क्या ये वायबल है, क्या इसकी बस अभी सिचुएशन खराब है क्योंकि ये सो एंड सो क्राइसिस है, वरना ये ठीक है। अगर तो ये वायबल है तो इसे हम रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, ठीक है। अगर ये वायबल है ही नहीं, अनवायबल है, इसने कभी नहीं सुधरना, इसने कभी पैसे वापस नहीं करने,
तो आप इसे फिर आप इसे रीस्ट्रक्चर भी नहीं करते, फिर आप इसे करते हो आईबीसी में ले जाते हो। याद है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसे आप एनपीए ही रखते हो, एनपीए की कैटेगरी में रखते हो, कोई रीस्ट्रक्चर भी नहीं करते, और इसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ले जाते हो और फिर वहां पे इसे रिजॉल्व करते हो, जितना पैसा बनता है निकालने की कोशिश करते हो। बैंकरप्ट हो जाती है फिर ये कंपनी, आप कंसिडर करते हो कि ये बैंकरप्ट है और अब इससे मैं पैसा निकालूं, क्योंकि अनवायबल है ना, इससे पैसा आना ही नहीं। वायबल को आप रीस्ट्रक्चर करते हो। तो जब फोरबेरेंस नहीं है ना, जब फोरबेरेंस नहीं है, तो इफ द प्रोजेक्ट इज वायबल, अगर ये वायबल है तो द बैंक वुड रीस्ट्रक्चर द एसेट एंड डाउनग्रेड इट टू एनपीए एंड प्रोविजन फॉर द सेम। मतलब क्या हुआ कि अगर ये वायबल है, ठीक है, और फोरबेरेंस नहीं चल रही है माइंड यू, तो आप इसे रीस्ट्रक्चर कर दोगे अगर ये वायबल है। पर क्योंकि फोरबेरेंस नहीं चल रही, तो भी आपको इस रीस्ट्रक्चर्ड लोन को भी एनपीए की कैटेगरी में डालना पड़ेगा और अपने कैपिटल में से, अपने प्रॉफिट्स में से पैसा निकाल के प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी ज्यादा। हाँ, उसका नुकसान होगा आपको, आपका कैपिटल कम होएगा, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, ठीक है, आपको इस साइड पे प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, पर आपको रिस्क तो कवर करना है, आरबीआई का मैंडेटरी रूल है, ठीक है। फोरबेरेंस नहीं चल रही है, क्लियर। तो अगर वायबल है तो आप रीस्ट्रक्चर करके उसे एनपीए कैटेगरी में डाल के रिक्वायर्ड प्रोविजनिंग कर देते हो ज्यादा। अगर ये अनवायबल है तो ये एनपीए तो है ही है, ठीक है, एनपीए के लिए उतनी प्रोविजनिंग तो आपने करनी ही करनी है, क्लियर। तो वो तो आप कर ही रहे हो, प्लस इसे आईबीसी में ले जाते हो। इफ द प्रोजेक्ट इज अनवायबल द बैंक वुड नॉट रीस्ट्रक्चर द लोन एंड डिक्लेयर इट एज एनपीए, ठीक है। अगर ये अनवायबल है तो देखो प्रोविजनिंग तो उतनी ही करनी है, चाहे रीस्ट्रक्चर करो चाहे ना रीस्ट्रक्चर करो, प्रोविजनिंग तो उतनी करनी है। तो अगर ये वायबल है आप रीस्ट्रक्चर कर दोगे, नहीं तो एनपीए डिक्लेयर कर दोगे, ठीक है। पर अगर फोरबेरेंस की रिजीम चल रही है, अगर फोरबेरेंस का टाइम चल रहा है, तो आप क्या करोगे? अगर तो देखो प्रोजेक्ट वायबल है, ठीक है, फोरबेरेंस चल रही है माइंड यू, अगर तो वायबल है तो आप इसे रीस्ट्रक्चर कर दोगे, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, इसीलिए फोरबेरेंस लेके आए थे। आप इसे रीस्ट्रक्चर कर दोगे, और क्योंकि फोरबेरेंस चल रही है, आपको रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स को एनपीए क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा प्रोविजनिंग डालने की जरूरत नहीं है। यही तो आरबीआई ने ढील दी है आपको, नहीं तो पहले आपको अपनी कैपिटल में से इतनी प्रोविजनिंग करनी पड़ रही थी, पर आपने रीस्ट्रक्चर कर दिया और इससे आपने एनपीए भी नहीं क्लासिफाई करा और ज्यादा प्रोविजनिंग भी नहीं देनी पड़ी। तो ये तो टोटली जस्टिफाइड है, वायबल प्रोजेक्ट्स को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। पर अब नेगेटिव एक इंसेंटिव क्या आ गया है? अगर आपको पता है प्रोजेक्ट अनवायबल है, अगर आपको पता है प्रोजेक्ट अनवायबल है और आप इसे एनपीए डिक्लेयर कर देते हो, तो आपको इतना अपने कैपिटल में से प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, पैसा निकालना पड़ेगा, राइट। तो आप क्या करते हो? अनवायबल प्रोजेक्ट्स को भी रीस्ट्रक्चर कर देते हो। आपको पता है इससे पैसा नहीं आना, फिर भी आप लोन को एक्सटेंड कर देते हो, अनवायबल प्रोजेक्ट को भी आगे एक्सटेंड कर देते हो कि चलो रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, क्योंकि अगर ना नहीं करा तो एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोविजनिंग देनी पड़ेगी। तो अब अनवायबल प्रोजेक्ट्स को भी रीस्ट्रक्चर करते रहते हो। जो लोन को एनपीए रिकॉग्नाइज करके आपको फटाफट रिजॉल्व कर देना चाहिए, उसको आपने आगे एक्सटेंड कर दिया। मतलब प्रॉब्लम को अभी फेस करने के बजाय आगे रड़का दिया, फ्यूचर में देख लेंगे, फ्यूचर में देख लेंगे, एवरग्रीन कर दिए लोन और आगे एक्सटेंड कर दिए। ये तो गलत है, पर क्योंकि फोरबेरेंस की रिजीम चल रही है, आपके सामने ये इंसेंटिव है। अगर आप अच्छे रहोगे, ठीक है, अपना ठीक रखोगे, तो आप क्या करोगे? इसे एनपीए डिक्लेयर करके प्रोविजनिंग देके आईबीसी में रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। पर आपको दिख रहा है ना यार, मैं अपना पैसा क्यों वेस्ट करूं, छोड़ना, इसे भी रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। और यही करा, और इसी वजह से यह कहा जाता है कि जो बैंकिंग क्राइसिस आया था ना 2017, 18, 19 में इंडिया में, उसके रूट्स 2008 की फोरबेरेंस रिजीम में है, क्योंकि 2008 की जो फोरबेरेंस रिजीम है वो 2015 तक रही। इसीलिए उस रिजीम में बैंक ने क्या करा, बैंकों ने अनवायबल प्रोजेक्ट्स को भी रीस्ट्रक्चर करके फॉरवर्ड करते गए। जब फोरबेरेंस रिजीम हटी तो पता चला उन्होंने तो कितने एनपीए को एनपीए क्लासिफाई नहीं करा, जिन्हें करना चाहिए था एनवायबल को, वो करा ही नहीं, एक्सटेंड करते गए उन्हें, राइट। ये नुकसान होता है फोरबेरेंस को, अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सटेंड करते तो बैंक्स के सामने इंसेंटिव आ जाता है, ठीक है। नाउ इसमें भी ना दो तरह की चीजें हैं। अगर तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना, अगर तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के ओनर्स कौन से होते हैं? लेट्स कॉल देम शेयर होल्डर्स, है ना। प्राइवेट सेक्टर बैंक के शेयर होल्डर्स हैं,
और मैनेजमेंट है प्राइवेट सेक्टर बैंक की। ना ये ना फोरबेरेंस रिजीम में है, फोरबेरेंस चल रही है। अब ये देखते हैं कि यार बहुत सारे ना अनवायबल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे अनवायबल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर हम इन्हें रीस्ट्रक्चर कर देते हैं तो हम अपना प्रॉफिट बचा लेंगे, क्योंकि अगर रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो अपने प्रॉफिट में से ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो इसे रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन्हें रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, अपने प्रॉफिट ज्यादा दिखाते रहते हैं और दिखाते हैं हमारा कैपिटल तो देखो कितना ज्यादा है। नहीं तो अगर रीस्ट्रक्चर ना करते तो उसी कैपिटल में से प्रोविजनिंग करनी पड़ती। तो ये दिखाई जा रहे हैं हमारा कैपिटल तो देखो कितना ज्यादा है, पर एक्चुअली देखा जाए तो इन पे कैपिटल थोड़ी है, इन्होंने तो आर्टिफिशियली बूस्ट करा है। ये अंडर कैपिटलाइज हो चुके हैं, पर ये दिखा रहे हैं कागजों में कि हम बहुत ज्यादा कैपिटलाइज हैं, हमारे पास तो बहुत कैपिटल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बैलेंस शीट में अनवायबल प्रोजेक्ट्स को भी रीस्ट्रक्चर कर दिया। क्लियर? अच्छा, इनके पास एक और इंसेंटिव है रीस्ट्रक्चर करने का। ये क्यों रीस्ट्रक्चर करते हैं? देखो, ये अंडर कैपिटलाइज तो है ही है। अंडर कैपिटलाइज मतलब ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास ज्यादा कैपिटल नहीं है। अच्छा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो कैपिटल होती है ना, उनके पास जो पैसा होता है वो उनका स्टेक होता है। अगर उनके पास ज्यादा पैसा ही स्टेक पे नहीं है तो वो ज्यादा रिस्क लेंगे डिपॉजिटर्स के पैसे से। सोचने वाली बात है। मान लो आप पोकर खेल रहे हो या कोई भी कार्ड वाली गेम खेल रहे हो, 3 पत्ती वगैरह, अगर आपने जुए में ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तो आप कम रिस्क लोगे ना, डर डर के खेलोगे। ज्यादा पैसा लगा हुआ है आपका तो आप डर डर के खेलोगे, राइट। पर अगर आपका पैसा ही बहुत कम लगा हुआ है, थोड़े से पैसे लगे हुए हैं, तो आप मचा के रिस्क लोगे, मचा के गैम्बल करोगे। यही ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कर रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पता है कह रहे हैं, ये कहते हैं देखो हमारी कैपिटल तो कम हो चुकी है, हमारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, अब ये अनवायबल प्रोजेक्ट्स पे ही रिस्क लेके देख लेते हैं। अगर अनवायबल प्रोजेक्ट्स चल गए, तुक्का लग गया, रिस्क डिविडेंड पे कर गया तो बढ़िया है, हम तो बहुत पैसा कमाएंगे। अगर ये अनवायबल प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं, जिनके चांसेस ज्यादा हैं, तो हमें क्या नुकसान है, हमारी तो ज्यादा कैपिटल नहीं लगी हुई। अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं, हमारा बैंक फेल हो जाता है, जैसे येस बैंक फेल हो गया था, तो नुकसान किसका होगा? डिपॉजिटर्स का नुकसान होगा। वो पैसा निकाल नहीं पाएंगे। डिपॉजिटर्स के बिहाफ पे तो रिस्क ले रहे हैं, हमारा तो पैसा वैसे ही बहुत कम है, तो डिपॉजिटर के बिहाफ पे इस अनवायबल के साथ रिस्क ले लेते हैं। अगर चल गया तो सही है, नहीं चला तो इनका नुकसान है, या तो डिपॉजिटर का नुकसान है, या बैंक फेल होता देख गवर्नमेंट हमें बचाने आ जाएगी तो टैक्स पेयर का नुकसान है, राइट। तो बिकॉज दीज हैव लिटिल कैपिटल एट स्टेक, दीज शेयर होल्डर्स, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अंडर कैपिटलाइज तो कर ही दिया ना, सो दे हैव लिटिल स्किन इन द गेम। ये इकोनॉमिक सर्वे वर्ड यूज करेगा, स्किन इन द गेम। कम इनका एट स्टेक लगा हुआ है, कम चीजें तो बहुत रिस्क लेते हैं, तो ये ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। अगर ये रिकॉग्नाइज कर लेते एनपीए, अनवायबल प्रोजेक्ट्स को एनपीए रिकॉग्नाइज करते, तो इन्हें पता चलता कि इन्हें अपनी को बहुत ज्यादा कैपिटल प्रोविजनिंग में लगानी पड़ रही है, पर इन्हें पता तो चल जाता, ये उसे रिजॉल्व करने की कोशिश तो करते। और जब इन्हें पता चल जाता, पता क्या चल जाता, मतलब ये दुनिया के सामने भी दिखा देते कि यार हमारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है। अभी तो छुपा ली ना इन्होंने, एक्चुअली अंडर कैपिटलाइज्ड है पर छुपा लिया, तब इन्हें दिखाना पड़ता हम अंडर कैपिटलाइज्ड हैं। जब इन्हें दिखाना पड़ता हम अंडर कैपिटलाइज्ड हैं, तो ये ज्यादा कैपिटल रेज भी करते मार्केट से, शेयर्स और शेयर्स बेच रहे हैं अपने, ज्यादा कैपिटल ये रेज करते मार्केट से और फिर ठीक हो जाते। प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे, आगे पोस्टपोन कर दोगे, तो प्रॉब्लम, वो जो घाव है वो ट्यूमर बन जाएगा, राइट। इन्होंने वही करा और 2017, 18, 19 में ट्यूमर बनते बनते कई बैंक्स तो फेल भी हो गए। येस बैंक इज एन एग्जांपल। तो ये तो प्राइवेट बैंक्स को इकोनॉमिक फायदा होता है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। एक, अपने प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं वो। अगर इन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते, रीस्ट्रक्चर ना करते, तो क्या करना पड़ता? अपने प्रॉफिट्स में से प्रोविजनिंग करनी पड़ती, कैपिटल में से। अब उन्होंने क्या करा, इन्हें रीस्ट्रक्चर कर दिया, प्रोविजनिंग ज्यादा करनी नहीं पड़ी, अपने कैपिटल और प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिए, वो प्रॉफिट्स घर ले गए, राइट। अपना बचाओ और रिस्क लेते जाओ, डिपॉजिटर के बिहाफ पे रिस्क हो रहा है ना, तो अपने प्रॉफिट निकाल के, कैपिटल निकाल के करो काम, राइट। आरबीआई ने जितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखी है उससे ज्यादा दिखा के आप प्रॉफिट ही लेके जाओगे। क्लियर? तो ये इकोनॉमिक इंसेंटिव था, फाइनेंशियल इंसेंटिव था, क्योंकि इन्हें पैसा मिल रहा है, ये पैसा कमा रहे हैं प्राइवेट बैंक्स। पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ऐसा क्यों करा? पता चलता है फोरबियरेंस के टाइम पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी ऐसे ही हरकत करी। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, बाकी ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, राइट। उन्होंने ऐसा क्यों करा? वेल, उसका भी कारण है।
एक तो पर्सनल करियर ग्रोथ है। अगर कोई ऑफिसर है गवर्नमेंट का जो टॉप लेवल पे है किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के, वो दिखाएगा कि मेरे राज में इतने एनपीए बढ़ गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो रिटायरमेंट के बाद कोई प्राइवेट कंपनी उसे अच्छी जॉब नहीं देगी और उसका खुद पर्सनल रेपुटेशन एट स्टेक होगी। तो उसका भी मन यही करता है कि एनपीए कम से कम दिखाऊं, छुपाऊं। और कैसे छुपाओगे? रीस्ट्रक्चर करके। तो पर्सनल करियर ग्रोथ के लिए पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। आप किसी प्राइवेट बैंक या प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बोर्ड में जा सकते हो, अच्छी अच्छी सैलरी मिलेंगी रिटायरमेंट के बाद। वो तभी मिलेंगी अगर आप उन्हें दिखाओगे कि यार देखो मैं कितना कॉम्पिटेंट हूं, मेरे राज में तो एनपीए हुए नहीं। एक तो ये, दूसरा सीधी सीधी करप्शन। करप्शन क्या है? देखो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो सीईओ है, उसको पता है कि एनपीए दिखा दूंगा तो मुझे नुकसान ही होगा, ठीक है, तो एनपीए ना दिखाना मेरे फायदे में है। प्लस ये जो इंसान है, ये जो कंपनी है, लेट्स सपोज रिलायंस है, रिलायंस अनवायबल हो चुकी है, रिलायंस की ये कंपनी अनवायबल हो चुकी है। अगर मैं इसे एनपीए दिखा देता हूं तो मुझे नुकसान है करियर में, ठीक है। पर अगर मैं इसे एनपीए नहीं दिखाता और इसे मैं रीस्ट्रक्चर कर देता हूं तो रिलायंस मुझे ब्राइब में इतने पैसे दे रही है। रिलायंस नहीं चाहती कि उसकी कंपनी को एनपीए डिक्लेयर किया जाए, रिलायंस मुझे ब्राइब में इतने पैसे दे रही है, तो मुझे पैसा भी मिल रहा है, पर्सनल करियर ग्रोथ भी हो रही है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ी। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ऐसा नहीं किया। मेक सेंस, राइट? तो ये था, और इसी वजह से इतने सारे एनपीए जो हो चुके थे उन्हें छुपा लिया, ठीक है, क्योंकि फोरबेरेंस की रिजीम चल रही थी और बैंक्स ने अपना कैपिटल ज्यादा दिखा दिया। कैपिटल बैंक्स कम दिखा पाते अगर फोरबेरेंस ना होती, क्योंकि उसी कैपिटल में से पैसा निकाल के प्रोविजनिंग में देना पड़ता। पर अब प्रोविजनिंग में देना नहीं पड़ रहा था क्योंकि फोरबेरेंस चल रही थी, एनपीए क्लासिफाई नहीं करने पड़ रहे थे। तो अब बैंक्स क्या कर रहे थे? अपनी ज्यादा कैपिटल दिखाई जा रहे थे। प्राइवेट बैंक्स उस कैपिटल के प्रॉफिट से पैसा कमा रहे थे, पब्लिक सेक्टर बैंक दिखा रहे थे हमारे पास तो ठीक ठाक कैपिटल है, जबकि वो अंडर कैपिटलाइज थे। प्रॉब्लम को रेकग्नाइज नहीं करा, और रेकग्नाइज नहीं करा तो अंडर कैपिटलाइज थे पर दिखाया ज्यादा। अगर अंडर कैपिटलाइजेशन एक्सेप्ट कर लेते तो कैपिटल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करते, गवर्नमेंट पैसा दे देती, शेयर होल्डर से पैसा ले लेते, मार्केट से पैसा रेज कर लेते, कैपिटल एक्चुअली बढ़ा लेते। पर आपने दिखाया है कि हमारी कैपिटल तो जी इतनी है, हमें तो जरूरत नहीं है, थी इतनी, नुकसान हो गया ना, पोस्टपोन हो गया नुकसान। आया नुकसान 2017, 18, 19 में सारा उभर के। कोई जो घाव है वो ट्यूमर, कैंसर को इग्नोर कर दो, ये कैंसर ही था इकोनॉमी के लिए, उसको इग्नोर कर दो तो कुछ सालों बाद ब्लास्ट करता है वो ग्रेड 4 स्टेज 4 पे, वो हो गया। क्लियर? मेक सेंस? चलो नाउ हमने इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या था? इस चैप्टर का मेन पर्पस था कि जो पुरानी फोरबेरेंस रिजीम थी उससे कुछ सीख के जो अब कोविड-19 की फोरबेरेंस रिजीम है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सीख के। तो देख लेते हैं कि ये जो 7 ईयर फोरबेरेंस पीरियड था, ओरिजिनल सिन जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से 2017, 18, 19 में बैंकिंग सेक्टर तबाह हो गया, वो था क्या? ठीक है, पहली बात तो ये कि इमरजेंसी में फोरबेरेंस काम करती है, इमरजेंसी में फोरबेरेंस के फायदे होते हैं। ठीक है, तो जब इमरजेंसी आई थी 2008 में, तब आरबीआई ने फोरबेरेंस लगाई तो उसके फायदे हुए, पॉजिटिव इफेक्ट जरूर हुए। जीडीपी ग्रोथ रिकवर कर गई, आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा हो गया, एक्सपोर्ट्स अच्छे हो गए, टोटल रेवेन्यू ऑफ लिस्टेड फर्म्स, कंपनीज के रेवेन्यू इंप्रूव होने लग गए। ठीक है, बैंक क्रेडिट में ग्रोथ हो गई। देखो बैंक क्रेडिट में ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट है, व्हाई? बिकॉज जितना ज्यादा बैंक क्रेडिट देगा उतने ज्यादा बिजनेसमैन लोन लेंगे, और जितने ज्यादा बिजनेसमैन लोन लेंगे उतनी ज्यादा तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई फैक्ट्री खोलेंगे, नई मशीन्स लेंगे। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्रेडिट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जानते हो जीडीपी के लिए इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा जरूरी है, हमने चैप्टर 2 में करा था ना, C+I+G+X-M। जीडीपी के 4 ड्राइवर्स हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए बैंक क्रेडिट बढ़ना चाहिए, बैंक क्रेडिट भी ठीक हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ठीक हो गई। ये सब हो गया आपका 2011 तक। जब आप फोरबेरेंस लेके आए 2008-9 में, 2011 तक आते आते ये सारी चीजें हो गई, जीडीपी रिकवर कर गई 2 सालों में, सब अच्छा होता गया। ठीक है, यह समय था जब आपको फोरबेरेंस को खत्म कर देना चाहिए था, पर आरबीआई ने करा नहीं।
और 2015 तक खींचते गए। तो 2011 से 2015 तक बहुत नुकसान हो गया, राइट? वो चीज भी है, यही लिखा, therefore regulatory forbearance should have been discontinued in financial year 2011, जब इमरजेंसी मेडिसिन की इमरजेंसी खत्म हो गई। However, RBI decided to continue with it till 2015, clearly making this emergency medicine into a staple diet, and that was the problem. This had clear-cut negative side effects for the entire economy. अब नेगेटिव साइड इफेक्ट्स क्या हुए? 2011 से 15 के बीच में हुआ क्या, वो देखते हैं। ठीक है, ये वो है कि ग्रोथ रेट देखो रिकवर कर गई थी, ये पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी। ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स रिकवर कर गया था, बोरोवर्स हेल्थ रिकवर कर गई थी, ये सारी पिक्चर्स है। खैर, साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फोरबेरेंस टिल 2015, ध्यान से देखना। केयरफुल स्टैटिस्टिकल स्टडी बाय दिस सर्वे फाउंड दैट बैंक्स मोर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम फोरबेरेंस did not differ in their selection of restructuring choices when compared to a bank with a lower likelihood of utilizing forbearance. ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि देखो, जब इमरजेंसी चल रही थी ना, जब इमरजेंसी पीरियड चल रहा था, तब सारे बैंक्स ने अनवायबल प्रोजेक्ट्स को रिस्ट्रक्चर नहीं करा। हम कहते हैं ना, फोरबेरेंस होती है तो आप अनवायबल प्रोजेक्ट्स को भी रिस्ट्रक्चर करते हो, पर जब इमरजेंसी, एक्चुअल इमरजेंसी चल रही थी, तब सारे बैंक्स का ध्यान था कि यार वायबल प्रोजेक्ट्स को बचा ले, वायबल प्रोजेक्ट्स को बचा ले, अनवायबल पे ध्यान नहीं दे रहे थे वो इतना, तो अनवायबल प्रोजेक्ट्स को वो रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे थे। पर जब इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक हो गई, अब उन्हें दिख रहा है लालच कि अब ठीक तो हो गए, अब अनवायबल से भी पैसा कमाते हैं। तो जब रेगुलेटरी फोरबियरेंस की इमरजेंसी खत्म होगी, तब हटा देना चाहिए था, हटाया नहीं, तो बैंक्स ने अनवायबल प्रोजेक्ट्स को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। द प्रोपेंसिटी टू रिस्ट्रक्चर एनी गिवन बोरोवर, इवन अनवायबल वंस, was significantly higher in the years after the crisis. Evidently, once banks got a signal about the continuation of forbearance, जब उन्हें सिग्नल मिल गया कि आरबीआई चलाएगा, despite economic recovery, several types of distortions crept in. Several types of ये perverse incentives start हो गए। क्या हुआ? Excuse me. Evidence of malpractices. क्या हुआ? The share of restructured loans increased considerably. Restructuring बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। पहले क्या होता था कि अनवायबल जो है उन्हें रिस्ट्रक्चर नहीं करते थे, तो कुछ ही लोन रिस्ट्रक्चर होते थे। आपने देखा कि जब इमरजेंसी खत्म हो गई, रिस्ट्रक्चरिंग एकदम से स्काई रॉकेट कर गई। ठीक है, ड्यूरिंग द फोरबेरेंस विंडो द प्रोपोर्शन ऑफ फर्म्स इन डिफॉल्ट इंक्रीज्ड बाय 51% आफ्टर देयर लोन्स गॉट रिस्ट्रक्चर्ड। फोरबेरेंस पीरियड में आपने देखा कि वो कंपनीज जिनके लोन रिस्ट्रक्चर हो चुके हैं, वो भी डिफॉल्ट करते जा रही हैं, उनकी परसेंटेज बढ़ने लग गई उन कंपनीज की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अनवायबल फर्म्स को रिस्ट्रक्चर कर रहे थे। अगर आप वायबल को करते तो ये परसेंटेज बढ़ती ही ना, पर आप अनवायबल को भी कर रहे थे, तो डिफॉल्ट रेट्स इन रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स भी बढ़ने लग गया। ठीक है, फोरबेरेंस वाज दस बीइंग यूज्ड टू हाइड बैड लोन्स थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग। बिल्कुल सही बात है, क्लियर? ये दिया हुआ है हायर रिस्ट्रक्चरिंग, यही ग्राफ्स वगैरह दिए हुए हैं। ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थीम्स इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आंसर में लिखने के लिए। ये ग्राफ्स आप ड्रॉ भी नहीं कर सकते, ये स्टैटिस्टिकल है। फिर भी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैंने पिक्चर शेयर कर दी है इकोनॉमिक सर्वे से। ऑलराइट, सो मच सो कि 2014 में पीजे नायक कमेटी बिठाई और पीजे नायक कमेटी ने कह दिया था कि इसे बंद करो फोरबेरेंस को। क्यों बंद करने को कहा? This committee constituted by RBI highlighted in its report the twin concerns stemming from the forbearance regime. दो major concerns थे। एक, evergreening of loans, loans जिन्हें आपको एनपीए करके कैटेगराइज करके, वो लोन्स जिन्हें आपको एनपीए कैटेगराइज करके आईपीसी में डाल देना चाहिए था, उन्हें आपने रीस्ट्रक्चर करके आगे एक्सटेंड कर दिया। दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। नाउ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स के और बहुत सारे टाइप है, ये तो जस्ट मैंने एक टाइप बताई है रीस्ट्रक्चरिंग की, और बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट ये बोला है कि आपने रीस्ट्रक्चर करके अनवायबल लोन्स को भी आगे एक्सटेंड कर दिया, जबकि आपको उन्हें एनपीए क्लासिफाई करके रिजॉल्व करना चाहिए था। सो यू वर एवरग्रीनिंग लोन्स, और बिकॉज आप एवरग्रीनिंग करते जा रहे थे, आपके बैंक्स अंडर कैपिटलाइज होते जा रहे थे। क्यों अंडर कैपिटलाइज कह रहा है? ये कह रहा है कि दिखावे पे मत जाना, एक्चुअल पे जाना। ये अनवायबल लोन्स को रीस्ट्रक्चर करके प्रोविजनिंग नहीं कर रहे थे और दिखा रहे थे हमारे पास इतनी कैपिटल है, पर एक्चुअली इतनी ही कैपिटल थी, राइट? अंडर कैपिटलाइज थे ये।
So the report had estimated that if regulatory forbearance was withdrawn, अगर आप regulatory forbearance आज हटा दो, ये 2015 में इसने कह दिया था, 2014-15 में, क्या अगर आप आज हटा दो ना regulatory forbearance, तो इन बैंक्स को ना इन रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स को एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा। आज ही इन्हें इन रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स पे प्रोविजनिंग डालनी पड़ेगी और इनका कैपिटल कम हो जाएगा, राइट? अगर आप आज फोरबेरेंस हटा देते हो ना, तो इनकी कैपिटल आपको पता है 2.78 लाख करोड़ से कम हो जाएगी। 2.78 लाख करोड़ इनको प्रोविजनिंग में डालना पड़ेगा, सारे बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो ये 2.78 लाख करोड़ से अपनी कैपिटल बीफ अप करके बैठे हैं। एक्चुअली ये शॉर्ट है, राइट? This was because by not qualifying unviable restructured assets as NPAs, banks artificially beefed up their capital reserves. Once the forbearance policy was withdrawn in 2015, आरबीआई ने एसेट क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट करा और उसमें पता चला 2015 में हटाई और आरबीआई ने कहा चलो अब देखते हैं कितने एक्चुअल मतलब एनपीए हैं, इन्होंने तो छुपाए हुए थे, अब देखते हैं एक्चुअल कितनी प्रॉब्लम है। उसके लिए आरबीआई ने एसेट क्वालिटी रिव्यू करा और उसमें पता चला कि भाई साहब बहुत ज्यादा एनपीएस थे, तो सारे छुपाए हुए थे बैलेंस शीट में रिस्ट्रक्चर करके। एसेट क्वालिटी रिव्यू ने प्रॉब्लम को दिखाया, उजागर करा। एज अ रिजल्ट बैंक्स डिस्क्लोज एनपीएस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, एकदम बढ़ गए, छुपाए हुए थे। एंड द रूट्स ऑफ द प्रेजेंट बैंकिंग क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द रूट्स ऑफ प्रेजेंट बैंकिंग क्राइसिस गो टू द प्रोलॉन्ग्ड फॉरबियरेंस पॉलिसीज फॉलोड बिटवीन 2008 एंड 2015। आपको पता है एक बुक भी आई थी, बहुत फेमस बुक थी, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ना बुक का टाइटल पता क्या रखा था, 2008 to 2018 लॉस्ट डेकेड, नाम ये रखा था। बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थी, उन्होंने ये बुक का टाइटल रखा था फ्रॉम 2008 to 2018 लॉस्ट डेकेड। इसका मतलब क्या था कि जो आज क्राइसिस चल रहा है ना इकोनॉमिक, उसकी शुरुआत यहां से हो गई थी। और ये इकोनॉमिक सर्वे भी यही कह रहा है, फोरबेरेंस को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो अच्छा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हमें क्या बताता है? इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पता है क्या बताता है? देखो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में ना इन्होंने पता है क्या करा है, जितनी भी G20 कंट्रीज है ना उनको स्टडी करा है। अब उनमें उन्होंने देखा है कि जिन कंट्रीज ने, देखो 2008 का जो क्राइसिस था ना उसने सारी कंट्रीज को इंपैक्ट करा, सबके एनपीएस बढ़ रहे थे। अब वो कंट्रीज जिन्होंने प्रॉब्लम्स पहले ही रियलाइज कर ली, रेगुलेटरी फोरबेरेंस की आड़ में छुपाए नहीं ज्यादा, रेगुलेटरी फोरबेरेंस जल्दी खत्म कर दी। जैसे ही उन्होंने रेगुलेटरी फोरबेरेंस खत्म करी ना, उन्हें असल प्रॉब्लम का पता चल गया, राइट? तो वो कंट्रीज जिन्होंने जल्दी असल प्रॉब्लम का पता लगा लिया, जल्दी खत्म कर दी रेगुलेटरी फोरबेरेंस, उन्हें हम कहते हैं अर्ली रिजॉल्वर्स। वो कंट्रीज जैसे यूएसए उनमें से एक था, ठीक है? और इंडिया जैसी कंट्रीज जिन्होंने एक्सटेंड कर करके प्रॉब्लम एक्सटेंड कर दी और जैसी हटाई तो एकदम से बढ़ गए एनपीएस, उन्हें हम कहते हैं लेट रिजॉल्वर्स। इनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है? ये ग्राफ्स में भी कंपेयर किया जाता है। तो पाया ये जाता है, कैसे चेक करा है? अर्ली रिजॉल्वर्स की एनपीए की पीक ना जल्दी आ गई थी, 2009-10 में ही आ गई थी, क्योंकि उन्होंने जल्दी रेगुलेटरी फोरबेरेंस खत्म कर दी, तो उनकी पीक जल्दी आ गई। जैसे ही उनकी पीक जल्दी आ गई, उन्होंने फटाफट बैंक्स को कैपिटलाइज करना शुरू करा, प्रॉब्लम रिजॉल्व करी और उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक हो गए वो। ये जो लेट रिजॉल्वर्स हैं, इन्होंने खत्म नहीं होने दिया, पीक आने नहीं दी, इनकी पीक आई लेट 2015 में इंडिया जैसी कंट्रीज की। अब पता क्या होता है, दोनों ग्राफ्स को देखना, जो इनकी पीक थी ना लेट रिजॉल्वर्स की, वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू अर्ली। अगर आप जल्दी रियलाइज कर लेते तो तब घाव ही था, आपने लेट रियलाइज करा, वो कैंसर बन गया, पीक भी ज्यादा आ गई एनपीएस की, ठीक है? ये अर्ली रिजॉल्वर्स हैं, पीक एनपीए ऑफ एसेट 4.21%, ठीक है? इंडिया जैसे 9 ज्यादा परसेंटेज थी। खैर, एनपीए ट्रेंड्स फॉर अर्ली रिजॉल्वर्स वर्सेस लेट रिजॉल्वर्स, इनकी पीक यहां आ गई, कम होता गया। हमारी पीक आई नहीं, हमारी पीक तो यहां आई है, राइट? The pattern of NPAs over time across G20 countries provide valuable insights on the cost of extended forbearance versus the resolution of banking crisis, ठीक है? अर्ली रिजॉल्वर कौन है, लेट रिजॉल्वर कौन है, आपने देख लिया। रिजल्ट्स क्या है? एक तो इनकी पीक जल्दी आ गई, दूसरा जीडीपी ग्रोथ पे अर्ली रिजॉल्वर्स का ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया, लेट रिजॉल्वर्स की जीडीपी बुरी तरह गिर गई, ग्रोथ ही गिर गई। Thus, countries which immediately recognized toxic assets and launched a recapitalization program were able to limit the extent of financial crisis to their system. ठीक है? तो इंडिया को भी 2011 में recognize करके अर्ली रिजॉल्वर बनना चाहिए था।
इंडिया अर्ली रिजॉल्वर बना नहीं, लेट रिकॉग्नाइज करता है, वो तब तक कैंसर बन चुका है, ज्यादा एनपीए हो चुके हैं। अर्ली रिजॉल्वर के एनपीए की पीक भी कम थी, पीक हमारी पीक भी ज्यादा, हमारी जीडीपी भी ज्यादा इंपैक्ट हुई है, बैंकिंग सेक्टर भी तहस नहस हो गया, ये प्रॉब्लम्स आई। तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से भी हमें ये पता चलता है कि जल्दी कर लेना चाहिए था, राइट। तो अभी का जो कोविड-19 पैंडेमिक का फोरबियरेंस पीरियड चल रहा है, इसके लिए क्या लेसन मिलता है कि जब ठीक हो जाए सिचुएशन, हटा लेना फोरबियरेंस को। चलो अब हम करते हैं एडवर्स इंपैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड फोरबियरेंस। फोरबियरेंस के आने की वजह, रेगुलेटरी फोरबियरेंस का जरूरत से ज्यादा एक्सटेंड होने की वजह से एग्जैक्टली क्या क्या नुकसान हुआ है, राइट, वो देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारण है, 8-9 एरियाज में नुकसान हुआ है हमें। ठीक है, एडवर्स इंपैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग फोरबियरेंस 2011 से 15 के बाद कहां कहां नुकसान हुआ है। एक तो अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स ने आर्टिफिशियली बीफ अप करी हुई थी कैपिटल। अगर बैंक्स ने आर्टिफिशियली बीफ अप नहीं करी होती कैपिटल, पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेते कि हमारे पास कम कैपिटल है यार, ये तो रहे एनपीएस, आपने एनपीएस छुपा लिए, कैपिटल बीफ अप कर ली और आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं करा कि आपके पास कम कैपिटल है। अगर आप तब कर लेते तो अपनी कैपिटल बढ़ा लेते, कुछ स्टेप्स लेते उसके लिए, आपने लिए नहीं, प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर दिया। तो ये अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स है, राइट। एक तो ये है मुद्दा। दूसरा, ओवरऑल इकोनॉमी को भी आप नुकसान दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? बैंक स्टार्टेड लेंडिंग टू ज़ॉम्बी फर्म्स। ना ज़ॉम्बीज, आपने अगर अमेरिकन मूवीज देखी हैं तो आपको पता ही होगा ना ज़ॉम्बीज किन्हें कहते हैं। वो जो लोग मर जाते हैं पर फिर भी वो ज़ॉम्बीज नहीं होते जो चलते रहते हैं, खा जाते हैं लोगों को, वो डेड हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, फिर भी वो ज़ॉम्बीज हैं, चल रहे हैं, राइट। तो डेड फर्म्स को भी लेंड करना शुरू कर दिया बैंक्स ने। अभी हम बात करके हटे कि जो बैंक्स थे वो अनवायबल प्रोजेक्ट्स को भी रीस्ट्रक्चर करी जा रहे थे। अनवायबल प्रोजेक्ट्स को भी रीस्ट्रक्चर करी जाएंगे, तो आपने क्या कर दिया, आप अनवायबल प्रोजेक्ट्स को रीस्ट्रक्चर करी जा रहे हो। और अनवायबल प्रोजेक्ट्स या अनवायबल कंपनीज को हम ज़ॉम्बी कंपनीज कह रहे हैं कि ये डेड हो चुकी हैं, फिर भी आप किसी तरह घसीट रहे हो, इन्हें चला रहे हो, राइट। क्यों? क्योंकि ये अनवायबल फर्म्स हैं, इनको देना रिस्की है, पैसा, इनको पैसा देना रिस्की है। पर अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जितना रिस्की एसेट उतना इंटरेस्ट रेट भी तो ज्यादा मिलता है। और ये हम बात कर चुके हैं कि ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं बैंक के, इनके पास ज्यादा कैपिटल तो रह नहीं गया, इनके पास ज्यादा एट स्टेक तो है नहीं, तो ये बड़ा बड़ा गैम्बल करने को तैयार है। अब ये अनवायबल फर्म्स को लोन देके आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में बैठे हो कि अगर ये अनवायबल फर्म्स वायबल होगी, कुदरत का करिश्मा हो गया तो बहुत पैसा आएगा। अगर फेल हो जाती हैं तो हमारा कौन सा ज्यादा एट स्टेक है, डिपॉजिटर समझे, गवर्नमेंट समझे, ठीक है, हम फेल हो जाएंगे, बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देंगे, राइट। तो जब आपके पास लिटिल एट स्टेक होता है, आप ज्यादा रिस्क लेते हो। ज्यादा रिस्क मतलब अनवायबल ज़ॉम्बी फर्म्स को भी लेंड कर रहे हो इंटरेस्ट रेट के लालच में, पैसे के लालच में। क्लियर? तो ये स्टार्ट हो गया 2011 के बाद, जब फोरबियरेंस आपने कंटिन्यू करी, ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, ज़ॉम्बी फर्म की डेफिनेशन इन्होंने पता है क्या दी? यूएस इकोनॉमिक सर्वे ने, वो कंपनीज जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पता है क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ योर टोटल अर्निंग्स, टैक्सेस के बाद, टैक्स काटने के बाद जो आपकी टोटल अर्निंग्स है, डिवाइडेड बाय आपने कितना इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल नहीं दिया था कि मुझे इंटरेस्ट पे करना है 100 रुपए का, मेरी खुद की आमदनी हो रही है 70 रुपए की, मैं 70 रुपीज कमा रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट पे करना है 100 रुपीज का, राइट। तो इस केस में मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वुड बी लेस देन 1.7 होएगा। मैं वायबल थोड़ी हूं। मैं वायबल कब होता? अगर मेरी अर्निंग्स मेरे इंटरेस्ट पेमेंट से ज्यादा होती, दैट इज माय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वुड हैव बीन ग्रेटर देन 1, तब मैं वायबल होता। तो ज़ॉम्बी फर्म्स वो फर्म्स है जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी लेस देन 1 है, हिली पड़ी है वो फर्म्स। क्लियर? चलो, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। अब एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स की मैंने एक टाइप बताई थी, रीस्ट्रक्चर करके। दूसरी टाइप पता क्या है? पता क्या होता है? बैंक्स क्या कर रहे थे? बैंक्स अपने एनपीए छुपाना चाहते थे, ठीक है। अब बैंक्स ने इस कंपनी को ना लोन दिया, मान लो लोन दिया 100 रुपए का, ठीक है, जिसके कुछ 50-60 रुपए रह गए होंगे। खैर, बैंक को पता चल गया ये जो कंपनी है ये पे नहीं कर पाएगी, ये डिफॉल्ट करेगी, इसकी डेट आने वाली है, ड्यू डेट आने वाली है, पर ये डिफॉल्ट करेगी। ये कंपनी ए ना बैंक के पास जाती है, कहती है हमें ना किसी और ऑपरेशन के लिए और लोन चाहिए। अब बैंक्स को पता है, ये पता है क्यों लोन मांग रहे हैं? ताकि यहां से एक और लोन ले ले
और ये लोन चुका दें। ये लोन इसलिए मांग रहे ताकि पुराना चुका दें। बैंक्स को पता चल गया है, फिर भी बैंक्स ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेगुलेटरी फोरबेरेंस चल रही है, बैंक अपने एनपीए ज्यादा दिखाना नहीं चाहते, तो बैंक स्टार्टेड एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, अच्छा एक और चीज करने लग गए। मान लो मैं रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, उसका मैं मालिक हूं। अब रिलायंस पावर बैंकरप्ट हो रही है, ठीक है, वो अपना पैसा नहीं चुका सकती बैंक को, तो मैं पता ही करता हूं, रिलायंस कम्युनिकेशंस के नाम पे लोन ले लेता हूं, वो रिलायंस पावर को दूंगा और वो बैंक को दे दूंगा। बैंक को यह भी पता है कि ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, ये वायबल कंपनी से लोन लेके अनवायबल कंपनी का लोन चुका रहा है, पर बैंक्स फिर भी चलने देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी फोरबेरेंस चल रही है, एनपीए छुपाने हैं, राइट? तो ये चल रहा था। शेयर ऑफ न्यू लोन्स टू ज़ॉम्बी फर्म्स बढ़ गया फोरबेरेंस के बाद। कितना ज्यादा बढ़ गया? क्लियर? अच्छा, चौथा नुकसान, वीकनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बोरोवर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम फोरबेरेंस। ये जो कॉर्पोरेट से, इनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड खराब होते गए। क्यों? मैं मान लो अपर मैनेजमेंट हूं किसी कंपनी की, ठीक है, अब मैंने घटिया मैनेजमेंट करके कंपनी को घुटनों पे ले आया मैं, तो होना क्या चाहिए? मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुझे एज सीईओ या एज अपर मैनेजमेंट निकाल देना चाहिए। क्लियर? पर क्योंकि फोरबेरेंस का टाइम चल रहा है, मैंने ना बैंक्स के साथ सेटिंग करी हुई है कि मुझे रिस्ट्रक्चर कर देना, है ना, और बैंक्स भी विलिंग है मुझे रिस्ट्रक्चर करने को। बैंक खुद चाहते रिस्ट्रक्चर करना, और फोरबेरेंस का टाइम चल रहा है, मुझे भी पता बैंक्स खुद चाहते हैं, तो मैं बैंक से बातचीत करके अपने आप को रिस्ट्रक्चर करवा लेता हूं। ना ये जो क्राइसिस आया है, ये मेरी वजह से आया, मेरी मिसमैनेजमेंट की वजह से आया, पर क्योंकि मेरे बैंक्स के साथ लिंक्स हैं, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन बढ़ा रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं मैं ही तो तुम्हें रिस्ट्रक्चर करके दे रहा हूं लोन, तुम्हें तो रिस्ट्रक्चर भी ना करने देते, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेचारे मुझे भी सह लेंगे। तो वीक गवर्नेंस या वीक सीईओ, पुअर मैनेजमेंट को भी सहन करना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि उन्हें दिखता है यार यही तो रिस्ट्रक्चर करके ला रहा है, इसी की एबिलिटी है जिसकी वजह से हो रहा है। तो वीकनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रही थी। ठीक है, बोर्ड क्वालिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्वालिटी खराब होती जा रही थी। ठीक है, देन इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल बाय बोरोवर्स दैट बेनिफिटेड फ्रॉम फोरबेरेंस। आप ये भी देखोगे कि क्योंकि अब मेरी पावर अच्छी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, क्योंकि मेरे बैंक्स के साथ लिंक्स है ना, मैं बहुत पावरफुल हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, जरूरत से ज्यादा सैलरीज भी निकाल रहा हूं, कंपनी के नाम पे गाड़ियां, जहाज, चार्टर्ड प्लेन सब निकाल रहा हूं। कंपनी की हालत खराब है, फिर भी फैट सैलरी, फैट कॉम्पनसेशन सब निकाल रहा हूं। अच्छा, मैं एक और चीज कर लेता हूं, क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, मैं ऑल एंड ऑल हूं कंपनी का, क्योंकि मैं ही रिस्ट्रक्चर करके ला रहा हूं, मैं सीईओ हूं कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे निकाल नहीं रहे क्योंकि मेरी पोजीशन स्ट्रांग है। मान लो मैं ना एप्पल का सीईओ हूं, अब एप्पल ने ना फोन्स बनाने हैं, अब एप्पल को फोन्स बनाने में चिप चाहिए। मान लो मेरे ना एक ब्रदर है, उसकी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं एप्पल का सीईओ हूं, मैं एप्पल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूं मेरे ब्रदर की कंपनी में कि मुझे चिप्स दो, तो कंपनी का पैसा मैं अपने ब्रदर की कंपनी में पहुंचा रहा हूं जो कि मेरी कंपनी है। तो एक तरह से मैं ये नहीं कर रहा, कंपनी का पैसा अपने घर लेके जा रहा हूं उसको कॉन्ट्रैक्ट देके, राइट? या लोन दे दिया मेरी ब्रदर की कंपनी को, जिसने मेरे ब्रदर की कंपनी में कभी चुकाना नहीं है, राइट? इन्हें हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन कर दी और कंपनी के मूल मतलब वैल्यूएबल पैसे को आप निकाल ही जा रहे हो। ठीक है, जब आप ऐसा करने लग जाओगे, उस कंपनी ने तो कहां वायबल होना है, उस कंपनी ने तो बैंकरप्ट होना ही होना है, राइट? तो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आप बोरो कर रहे हो बैंक से, बैंक आपको अनवायबल फर्म्स को भी दे रहा है, ज़ॉम्बी फर्म्स को भी दे रहा है, आपके लिंक्स हैं, आप वो पैसा लेके अपने भाई की कंपनी में दे रहे हो, वही बैंक से जो लोन लिया हुआ है उसके जहाज, गाड़ियां, सैलरीज ले रहे हो बड़ी बड़ी, मिस एलोकेशन कर रहे हो ना आप, जो आपने कैपिटल लिया बैंक से, राइट? उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है, राइट? प्रॉफिट लेवल्स गिर रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो गिर रहा है, बहुत सारे इंडिकेटर्स पे आप खराब कर रहे हो, और क्योंकि आपने मिसमैनेजमेंट करी हुई है, पैसा कंपनी का उड़ाई जा रहे हो पर्सनल वेल्थ के लिए और मिस एलोकेट कर रहे हो कैपिटल, आपने तो होना ही होना है बैंकरप्ट, तो आप डिफॉल्ट भी करोगे कभी फ्यूचर में आके। सो इंक्रीज डिफॉल्ट बाय बोरोवर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम फोरबेरेंस। सो ओवरऑल इन कंक्लूजन क्या है, The prolonged forbearance policy meant to address grievances of crisis hit borrowers. ये crisis hit borrowers के लिए आया था,
पर अनइंटेंडेड इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए कि लॉन्ग रन में बुरे लोगों को फायदा पहुंचाया, अच्छे लोगों को दिया नहीं। क्लियर? तो अब बैंक्स ना एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा बैंक्स अनवायबल फर्म्स को देंगे तो वायबल फर्म्स के लिए कम पैसा रह जाएगा क्रेडिट देने को। तो वायबल फर्म्स को बैंक क्रेडिट दे ही नहीं रहे, अच्छी जो आपकी इकोनॉमी को ग्रो करवा सकती हैं, और बुरी फर्म्स को दे ही जा रहे हैं। राइट? तो कंट्री ओवरऑल मिसमैनेज हो रही, वही हो रहा था। नाउ implications फॉर करंट फोरबेरेंस regime। अब ये जो बुरा एक्सपीरियंस हुआ था हमारा 2008 से लेके 2015 तक, उससे हमें सीख के क्या करना चाहिए इन द करंट कोविड-19 वाला फोरबेरेंस पीरियड, वो देखें एक एक करके। वही सारी बातें हैं, ये आंसर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। पॉलिसी मेकर शुड ले आउट थ्रेशोल्ड्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एट विच रेगुलेटरी फोरबेरेंस शैल बी विड्रॉन। पॉलिसी मेकर्स को बता देना चाहिए कि जब आपकी जीडीपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब इस लेवल पे आ जाएगा, हम रेगुलेटरी फोरबेरेंस हटा देंगे। तो वो बता दें, पहले ही अनाउंस कर दें। These thresholds should be communicated to the banks in advance so that they can prepare for the same. ठीक है? A cleanup of the bank's balance sheet is necessary when the forbearance is discontinued. हाँ, इस चैप्टर में एक टॉपिक था जो मैंने कवर नहीं करा, उसकी जरूरत नहीं है, पर उसका मैं ब्रीफ बता देता हूं, सार बता देता हूं। वो था कि जो एसेट क्वालिटी रिव्यू करा भी था ना, वो भी अच्छा नहीं करा था, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। राइट? तो उन प्रॉब्लम्स को भी रेक्टिफाई कर देना। ये कह रहे हैं कि जब आप कोविड-19 पैंडेमिक के बाद रेगुलेटरी फोरबेरेंस हटाओगे, तब एक अच्छा एसेट क्वालिटी रिव्यू करना, ताकि आपको प्रॉब्लम के एक्सटेंट का पता चल जाए जल्दी। ठीक है? और एसेट क्वालिटी रिव्यू करते ही मैंडेटरी कर देना कि उन बैंक्स को कैपिटलाइज करना, उन्हें कैपिटल देनी है। ठीक है? AQR must account for all the creative ways in which banks can evergreen their loans. ठीक है? A cleanup unaccompanied by mandatory capital infusion exasperates bad lending practices. अगर आपने cleanup कर दिया, AQR कर दिया, पर आपने capitalize नहीं करा, तो प्रॉब्लम और ही बढ़ेगी। Therefore, balance sheet cleanup should be accompanied with mandatory capital infusion. Apart from recapitalizing the bank, it is important to enhance their quality of governance. ठीक है? गवर्नेंस भी अच्छी करनी है, बुरे सीईओज को हटाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अच्छा करना है, और एवरग्रीनिंग को करने के लिए, ज़ॉम्बी लेंडिंग रोकने के लिए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, और ओवरऑल लर्निंग वगैरह करनी चाहिए। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है? अच्छा, यहां पे एक चीज लिखी हुई है, पिछले चैप्टर में हमने करा था कि जब हम एक्सपोस्ट किसी क्राइसिस को स्टडी करते हैं तो हमें हाइंडसाइट बायस रखते हैं। याद है हाइंडसाइट बायस के बारे में? तो ये चैप्टर कहता है उस चीज को ध्यान में रख के भी काम करना कि यार जानबूझ के नहीं सारों ने करा होगा, कुछ जेन्युइन गलतियां भी हुई होंगी आरबीआई वगैरह से। खैर, ये कंक्लूजन है, ये भी आप पढ़ लेना। क्लियर? और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर था एंड आई होप आपको समझ आया हो। ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी कुछ सवाल निकलते हैं इसमें से, और वो सवाल हम जरूर करेंगे। ठीक है? ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर, आई होप you enjoyed today's lecture, and I hope you don't have any doubts with respect to this lecture. But if you still have some doubts, please ask us those doubts. Please write in the YouTube comment sections below, और contact us, mail us, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐप पे लेक्चर्स देख रहे हैं या अगर आप हमारी वेबसाइट पे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप करें, मेल करें। I'll be happy to entertain all your doubts. All right, that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.